नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशु झा और आप मेरे साथ सुन रहे हैं मेरी ही लिखी हुई कहानियाँ। और आज मैं आप लोगों को सुनाने वाली हूँ इसके का रंग सफ़ेद, भाग 137 एवं 138। शरद तेजी से नीचे उतर कर आता है। शरद, तुम कब आए? शरद को नीचे उतरते हुए देखकर आराधना जी उसे पीछे से टोकती है, लेकिन वो अपनी परेशानी में इतनी उलझ चुका था, आराधना जी का आवाज़ सुना ही नहीं देता है उसे और बिना जवाब दिए बाहर निकल जाता है। आराधना जी परेशान होकर उसे देखती रह जाती है। क्या हुआ इसे? दोनों के बीच सब कुछ ठीक है कि नहीं? ठाकुर जी करे मेरे बच्चों की ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो। आराधना जी मन ही मन प्रार्थना कर रही थी। हम यहाँ पर क्या करने आए हैं? रिया रेस्टोरेंट के प्राइवेट स्पेस में आते हुए बोलती है। कुछ नहीं, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना था। देवेश उसका हाथ पकड़कर बैठते हुए बोलता है। वो तो हम बाहर खुले में भी कर सकते हैं ना? हाँ, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ अकेले में रहना है। रिया सकुचाते हुए बैठ जाती है। दोनों खाना खाते हुए बात करने में मगन हो जाता है। देवेश खिसकते खिसकते बिल्कुल उसके करीब हो जाता है। रिया थोड़ी सी असहज होने लगी थी। देवेश, थोड़ा उधर हो जाओ ना। रिया, फ्रियोंसी हो तुम मेरी? इतना तो मैं करीब आ ही सकता हूँ ना। लेकिन देवेश, अभी हमारी शादी हो जाएगी अगले महीने यार। अब तो मुझ पर विश्वास करो। वैसे तो कहती हो बहुत प्यार करती हूँ तुमसे, लेकिन जैसे ही तुम्हारे करीब आने लग जाता हूँ तुम्हारा सारा प्यार हवा बनकर उड़ जाता है। देवेश की बात सुनकर रिया खामोश हो जाती है। सच ही तो कह रहा है। प्यार तो करती है देवेश से, लेकिन उसे वो लगाव नहीं नहीं महसूस होता था जो अपने प्यार के लिए होना चाहिए था। जब भी देवेश छूता है तो खुद के वजूद को समेटने लग जाती थी। एक अनचाहा सा डर उसे लगने लग जाता था, लेकिन पता नहीं क्यों लगता था। क्या हुआ? क्या सोचने लगी? कुछ नहीं, आई थिंक अब हमें घर चलना चाहिए। हाँ, चलेंगे घर, लेकिन खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए। ठीक है, आइसक्रीम मंगा लो। मैं उस मीठे की बात नहीं कर रहा हूँ रिया। देवेश उसके होठों पर अपना अंगूठा फिराता हुआ बोलता है। नहीं देवेश, तुम्हारा हमेशा ना ही रहता है, या तुम्हारे नाम में ही हाँ रहता है। लेकिन मुझे तो अभी मुंह मीठा करना है। बोलते हुए देवेश उसके होठों को अपने कब्जे में ले लेता है। रिया रोकना चाहती थी, लेकिन रोक नहीं पा रही थी। देवेश के हाथ उसके बालों से फिसलते हुए गले और कंधे पर चलने लग जाते हैं। अब वो अपना हाथ नीचे खिसकाने लग जाता है। जैसे ही वो टॉप के अंदर हाथ घुसाता है, रिया झटके से उसे दूर धकेल देती है। देवेश इसके लिए तैयार नहीं था और उसका सर टेबल के कोने से लगता है। कांच का टेबल उसे गहरा जख्म दे जाता है। तुरंत ही खून की धार उसकी माथा से बहने लग जाती है। उसके जख्म को देखकर रिया हैरानी से अपने मुंह पर हाथ रख लेती है। दिवेश, दिवेश, आर यू ओके? दिवेश गुस्से से उसके बाजू पकड़कर लेता है। हाउ डेयर यू! तुम खुद को समझती क्या हो? मंगेतर हो मेरी। मंगेतर का मतलब जानती हो? आधी बीबी। ऊपर ऊपर से तो छू ही सक रहा था ना। कौन सा तुम्हारे साथ सुहाग रात मना रहा था जो ऐसी उछलती हो? देवेश, क्या देवेश? 1 महीने में हमारी शादी हो जाएगी ना? शादी के बाद भी तुम इसी तरह से मेरे साथ बिहेव करोगी? नहीं देवेश। रिया उसके चोट को देखकर नरम पड़ जाती है। आई एम सॉरी, लेकिन क्या लेकिन? बताओ ना। रिया, मैं कोई साधु बाबा नहीं हूँ जो शादी के बाद तुम्हारी पूजा करूँगा। मेरी कुछ ज़रूरतें हैं जो मैं तुमसे ही पूरा करूँगा, इसलिए तुमसे शादी कर रहा हूँ। इसलिए खुद को तैयार रखना, ठीक है? मुझे कोई नौटंकी नहीं चाहिए। देवेश उसे छोड़कर उठकर चला जाता है। रिया हैरानी से देवेश की तरफ देखती रह जाती है। हाँ, वो हमेशा उसके करीब आने की कोशिश करता था,
हमेशा रिया उसे रोकती थी, लेकिन हमेशा वो सॉरी बोलकर पीछे हट जाता था। लेकिन आज आज तो उसका सुर ही अलग था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी और देवेश से ही मिल रही थी। बातों से मिठास पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। अब उसे खुद के फैसले पर और प्यार पर डाउट होने लगा था। नहीं नहीं, उसे चोट लग गई थी ना, इसलिए गुस्सा हो गया होगा। लेकिन ये मुझे क्या हो जाता है? ठीक ही तो कह रहा है। शादी तक तो मैं उसे रोक सकती हूँ, लेकिन शादी के बाद मैं कैसे रुकूंगी? मैं अनकंफर्टेबल क्यों हो जाती हूँ उसके पास? ओ माय गॉड, क्या हो रहा है मेरे साथ? नहीं नहीं, मैं अपने फैसले से पीछे नहीं हट सकती हूँ। भाई को नाराज करके इसे सुनना है। पीछे हटी तो घर वाले क्या कहेंगे? हाँ, वो मुझसे बहुत प्यार करता है। रिया यही सब सोच रही थी, तभी उसका मोबाइल बजने लग जाता है। मोबाइल पर देवेश का नंबर उभर रहा था। उधर देवेश अपनी गाड़ी में बैठता है। पानी पीकर उसके दर्द को थोड़ा आराम मिलता है। अब उसे खुद पर गुस्सा आने लगा था। कैसे वो सोना देने वाले मुर्गी के साथ बदतमीजी करके आ गया था। ओ गॉड, देवेश अभी तो शादी भी नहीं हुई है। अगर ये पलट गई तो? नहीं नहीं नहीं, मुझे हर हाल में मनाना होगा। हेलो, मैं गाड़ी में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, कहाँ हो तुम? देवेश सॉरी। आई एम सॉरी। देवेश सामने से सॉरी बोल देता है। सॉरी सुनकर रिया चैन की सांस लेती है। मैं आ रही हूँ। सॉरी रिया, वो मैं थोड़ा बहक गया था। जानती हो ना, जब भी तुम्हारी खूबसूरती को देखता हूँ तो मैं बहक जाता हूँ। और चोट लगने की वजह से थोड़ा गुस्सा भी आ गया था। जब तक तुम मेरे साथ कंफर्टेबल नहीं हो जाती हो, मैं तुम्हें टच नहीं करूँगा। ओके? पक्का? हाँ यार, चलो अब मुस्कुराओ। रिया उसके प्यार में अंधी मुस्कुरा उठती है और उसके बाजू को हाथ में लपेटते हुए सर टिकाकर आंख बंद कर लेती है। देवेश के चेहरे पर भी मुस्कान सज जाती है। इधर धानी गहरे रंग का पतली सी सुनहरे कढ़ाई वाले बॉर्डर की साड़ी पहन लिया था, जो कि उसके मनपसंद रंग था। नीरज के आने का समय हो रहा था। हमेशा 7-8 बजे तक वो घर आ जाता था। उसके मनपसंद के मलाई कोफ्ते और रुमाली रोटी बनाकर धानी फ्री हो चुकी थी। अब वो शीशे के सामने खड़ी होकर तैयार हो रही थी। पहली बार ऐसे खुद को संवार रही थी। होठों पर लिपस्टिक सजाते हुए चेहरे पर मुस्कान खिल जाती है। कल की बात याद आते ही उसके शरीर में सिहरन सा दौड़ जाता है। कानों में नीरज की शब्द गूंज जाते हैं। किसने कहा था इतनी खूबसूरत दिखने के लिए? धानी, जिसने अपने बालों को समेटकर जूरा बना रखा था, नीरज के फरमाइश से याद आते ही अपने बालों को खोल लेती है। आज वो बिल्कुल उल्टे आंचल की साड़ी पहनकर तैयार हुई थी, ताकि नीरज को सब कुछ अच्छा लग सके। तैयार होकर बाहर हॉल में बैठ जाती है और नीरज के आने का इंतजार करने लग जाती है। घड़ी देखते हुए समय बीत रहा था, जिसमें 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10 बज चुका था। दूसरी तरफ नीरज अपने ऑफिस में बैठा हुआ लगातार लैपटॉप पर काम किए जा रहा था। मे आई कमिंग सर? यस कमिंग। ईशान कैबिन के अंदर आ जाता है। सर मैं घर जाऊं? ईशान अंदर आते हुए बोलता है। डोर में से मोबाइल निकालकर ईशान को पकड़ा देता है। सर आप नहीं जाएंगे? क्यों? मेरे आने जैसे तुम्हारा क्या कनेक्शन है? नहीं सर, वो तो आप रोज जल्दी। तो जरूरी है? जो मैं रोज करता हूँ आज भी करूँगा। एम्प्लॉय हो, एम्प्लॉय बनकर रहो, मेरे रिश्तेदार कम बनो। सॉरी सर। ईशान अपना मोबाइल उठाते हुए खामोशी से बाहर निकल जाता है। लगता है भाभी के साथ कोई झगड़ा हुआ है, तभी गुस्सा का गोला बनकर घूम रहे हैं। भाभी भी ना, एक माँ से पीछा छूटा था तो दूसरे गुस्से का गोला वाला उनकी ज़िंदगी में आ गए। पता नहीं क्या किस्मत है उनकी। ईशानी धानी के बारे में सोचकर अफसोस जताता है और अपने घर चला जाता है। मन तो हो रहा था धानी को जाकर देख आए घर पर, लेकिन अपने पागल बॉस को भी जानता था।
उस दिन जलन खोल वाली नजरें उससे छुपा हुआ नहीं था। दोबारा नीरज के मन में शक पैदा नहीं करना चाहता था, ना ही धानी की ज़िंदगी में कोई मुश्किल पैदा करना चाहता था। इसलिए शांति से अपने काम से मतलब रखता था। जैसे ही 11 बजती है, नीरज अपना लैपटॉप बंद करता है और उठकर खड़ा हो जाता है। पूरा ऑफिस खाली हो चुका था। लिफ्ट नीचे उतरते हुए पार्किंग एरिया में चला जाता है। नकुल को भी उसने घर भेज दिया था। खुद ड्राइव करते हुए घर निकल जाता है। दीदी आप खा लीजिए ना, सर शायद आज लेट तक आएंगे। धानी को इंतजार करते हुए देखकर मुकुल को अच्छा नहीं लग रहा था। नहीं भैया, हमें भूख नहीं, आप जाकर सो जाइए, हम उन्हें खिला देंगे। दीदी आपने शाम को भी कुछ नहीं खाया था। हाँ भैया, फिर भी भूख नहीं है। मुकुल एक दो बार उसे खाने के लिए बोलता है, लेकिन धानी नहीं मानती है। मुकुल अपने कमरे में चला जाता है। रात गहरी होने के साथ साथ धानी की आंखें भी नींद नींद का पहरा भी आने लग जाता है। झपकी लग रही थी, फिर भी जबरदस्ती आंख खोलकर घड़ी और दरवाजे की तरफ देख रही थी। कुछ देर बाद लुढ़कते हुए सोफे पर ही सो जाती है। नीरज करीब आधे घंटे के बाद अपने पास रखी हुई दूसरी चाबी से घर खोलते हुए अंदर आता है। धानी को सोफे पर सोते हुए देखकर हैरान हो जाता है, लेकिन चुपचाप अपने जूते उतारते हुए कमरे की तरफ रुख कर लेता है। कपड़े बदलते हुए बेड पर लेट जाता है। बेड की दूसरी तरफ जगह खाली थी जो उसे चिढ़ा रही थी, लेकिन वो खामोशी से लेटा रहा। मन हो रहा था धानी को उठाकर अंदर ले आए और अपने बाहों में भरकर सो जाए, लेकिन जैसे ही कल रात वाला उसे थप्पड़ याद आता है, अपने ख्यालों को दूर झटक कर फेंक देता है। नो नो नो, अब मैं कमज़ोर नहीं पड़ सकता हूँ। उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा। रहे अपने दुनिया में व्यस्त, मैं भी अपनी दुनिया में मस्त रहूँगा। ना ही सामने जाऊँगा, ना ही उसकी मौजूदगी मेरे ऊपर असर करेगी। जैसे मैं पहले रहता था वैसे ही रहूँगा। मैं बुरा हूँ ना, तो बुरे इंसान से दूर रहा जाता है। रहे दूर, मैं मरा नहीं जा रहा हूँ उसके पास जाने के लिए। ये प्यार, मोहब्बत, रिलेशन सब कुछ कमज़ोर ही बनाता है। हाँ, इन चीज़ों से मुझे दूर रहना चाहिए, उतना अच्छा। नीरज यही सब सोचते हुए सो जाता है। धानी इन सब से बेखबर बाहर सोई रह जाती है। डाइनिंग टेबल पर रखा हुआ खाना कब का ठंडा होकर पानी पानी हो चुका था। सुबह 6:30 बजे धानी की नींद खुलती है। खुद को सोफे पर देखकर बुरी तरह से चौंक जाती है। आजकल उसकी नींद नीरज के पहलू में ही खुलती थी। हमेशा खुद को उसकी बाहों में ही पाती थी। कितना खुशनुमा होता था वो सुबह, जब वो उसके माथे पर बिखरे हुए बालों को सही करती थी और उसके हाथ से खुद को छुड़ाते हुए बेड से उतरती थी। दीदी आप उठ गई, चाय बना दूं? मुकुल की आवाज़ सुनकर धानी अपने होश में वापस आती है और चेहरे पर से मुस्कान गायब हो जाता है। नहीं भैया, अभी हमने नहाया नहीं है। आपके सर आ गए? हाँ, वो तो शायद देर रात को आए थे। अच्छा ठीक है, कहाँ है वो अभी? वो तो वापस चले गए। धानी झट से घड़ी की तरफ देखती है, जिसमें अभी 6:45 ही हो रहा था। इतनी जल्दी? वो तो 9-10 बजे जाते हैं ना। हाँ, लेकिन दीदी शायद आजकल उनका काम ज़्यादा होगा। आपके लिए क्या नाश्ता बना दूँ? मुकुल की बात सुनकर धानी का चेहरा उतर गया था। कुछ नहीं भैया, हम बना लेंगे। खामोशी से अपने कमरे की तरफ चल देती है। जैसे ही शीशे के सामने से गुजरती है, अपने अक्स को देखकर उसके कदम ठिठक जाते हैं। लिपस्टिक अभी भी होठों पर सजी थी, लेकिन वो मुस्कान गायब हो चुकी थी जो कल शाम उसके चेहरे पर थी। अपने उदासी भरे चेहरे के साथ कपड़े उठाकर बाथरूम में चली जाती है। इधर नीरज अपने ऑफिस में लैपटॉप खोलकर बैठा गुमसुम सा बैठा हुआ था। धानी का सामना ना करना पर इसलिए सुबह जल्दी उठकर निकलने लग जाता है। जैसे ही तैयार होकर बाहर आता है, धानी को देखते ही उसके कदम ठिठक जाते हैं। धानी करवट लेटते हुए सो रही थी। आंचल नीचे जमीन पर गिरा हुआ था, जिससे उसकी क्लीवेज कुछ ज़्यादा ही दिखाई दे रही थी। ये पागल बिना कुछ होश ही नहीं है, मुकुल रहता है घर में। झुककर उसके आंचल उठाकर कंधे पर लपेट देता है। नज़र गुलाबी होठों पर ठहर जाती है, जहाँ पर लिपस्टिक अभी भी सजी हुई थी।
गला शुष्क होता हुआ महसूस होता है। मन उसे देखकर मचल उठता है। हाथ उसके चेहरे की तरफ बढ़ने लग जाता है। चेहरा उसकी तरफ बढ़ाने लग जाता है, लेकिन जैसे ही थप्पड़ की आवाज़ कानों में और फौजी साहब की नाम सुनाई देता है, हाथ और चेहरा दोनों रुक जाते हैं। आप तो उनके पैर के नाखून के बराबर। धानी के हर कड़वे शब्द उसके कानों में गूंजने लग जाते हैं। तेजी से पलटते हुए सीधे बाहर निकल जाता है। सर, आपने बुलाया? नकुल नकुल नींद भरी आंखों से वहां पर पहुंचते हुए बोलता है। हाँ जाओ, पहले नींद भगा कर आओ। नीरज अपने होश में वापस आते हुए बोलता है। अरविंद जी अपने स्टोर रूम में कुछ सामान लेने के लिए आए थे, तभी उनकी नज़र नीरज और वसुंधरा जी के साथ तस्वीर पर चली जाती है। छोटा सा नीरज उसके गालों को चूम रहा था और वसुंधरा जी मुस्कुराते हुए उनके बगल में खड़ी थी। सब कुछ इतना अच्छा था, लेकिन पता नहीं किसकी नज़र लग गई। वो फिर से यादों की दुनिया में चले जाते हैं। नज़र किसकी लगी थी उन्हें भी पता था, और इन सब के पीछे किसका हाथ था उन्हें भी पता था। वो अपने जब शादी हुई थी तब के बारे में सोचने लग जाते थे, कैसे माहौल और घर का सब कुछ बदल गया था। भावना जी अपना घर का सारा सामान इधर उधर उठाकर फेंक रही थी। पूरा घर तहस नहस हो चुका था। वसुंधरा जी डर से कोने में सिमटी हुई थी। भावना जी की माँ उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो बिना रुके गुस्से सब कुछ तोड़फोड़ किए जा रही थी। एकाएक गुलदस्ता उठाकर ड्रेसिंग टेबल पर मारती है। शीशा चकनाचूर होकर नीचे ज़मीन पर बिखर जाता है। वसुंधरा जी डरते हुए उसके पास जाती है। भावना भावना तुम शांत हो जाओ, तुम जो कहोगी हम वो करेंगे। क्या करेंगे आप? हाँ बताइए, क्या करेंगी आप? मना किया था ना हमने आपको उस दिन तैयार होकर जाने के लिए, लेकिन फिर भी मेरा सूट पहनकर सज धज कर सबके सामने चली गई। अपनी सुंदरता पर आपको बहुत घमंड है ना? नहीं भावना, तुम गलत समझ रही हो। हम तो जैसे रहते थे वैसे ही थे। भावना जी की जलती हुई निगाहों से वसुंधरा जी को देखती है। बेचारी डर से सहम जाती है। वसुंधरा तुम जाओ, हम बात कर रहे हैं ना। भावना जी की माँ उसे जाने के लिए कहती है। नहीं मौसी, हमारी बहन की खुशी से बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं है। हम ये शादी नहीं करेंगे। चुप, बिल्कुल चुप। तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे मासा जी भी हमें घर से बाहर निकाल देंगे। तुम तो जानती हो उनका आर्यल स्वभाव। एक बार जो फैसला ले लेते हैं उन्हें आंख मूंद कर हमें मानना पड़ेगा। लेकिन मम्मी, मैं पापा की बात नहीं मानने वाली हूँ। मैं उस घर में शादी नहीं करूँगी जहाँ मुझे नापसंद किया गया है। मैं उस घर में शादी तभी तभी करूँगी जब वो अरविंद सक्सेना मुझसे शादी करेगा। भावना! चौधरी साहब की चीखती हुई आवाज़ सुनाई देती है। सभी शांत हो जाते हैं। वसुंधरा, अपनी मौसी को लेकर बाहर जाओ। जी मौसा जी। वसुंधरा जी भावना जी की माँ को लेकर खामोशी से बाहर चली जाती है। दिक्कत क्या है तुम्हारी भावना? मेरी दिक्कत अरविंद सक्सेना है पापा, और आप भी मुझे बोझ समझने लगे हैं ना। इकलौती बेटी हूँ आपकी, तभी तो तुम्हारे लिए इतना बेचैन हूँ, और सक्सेना खानदान का बहू बनाना चाहती हूँ। जानते हो ना शहर में कितना रुतबा है उनका। लेकिन पापा। क्या पापा? सोचो, रिश्ता अरविंद के लिए नहीं गोविंद के लिए आया था। लेकिन पापा, रिश्ता तो अरविंद सक्सेना के लिए आया था ना मेरा, और उसने मुझे नापसंद किया है ना। भावना, कम जिद्दी और अड़ियल बनो। लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? बेटी होकर अपनी शादी के बारे में इतना बोल रही है। चुपचाप शादी के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हें उस घर की बहू बनते हुए देखना मेरा सपना है, और हर हाल में अब तुम्हें उस घर की बहू बनना है। दोनों भाई ही तो है। जितना अरविंद की पत्नी बनने पर तुम्हें अधिकार मिलता उतना ही गोविंद की पत्नी बनने पर तुम्हें अधिकार मिलेगा। क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है पापा। उस घर में मैं जब जब अरविंद सक्सेना को देखूंगी मेरा खून खोलेगा। तो तुम्हारे खून खोलने के चक्कर में इतना अच्छा रिश्ता अपने हाथों से जाने दो। चुपचाप शादी करने के लिए तैयार हो जाओ। मुझे कोई नौटंकी नहीं चाहिए। समाज में रुतबा है मेरा। सक्सेना साहब के घर वाले तुम्हें देखने आए थे। ये बात पूरी बिरादरी में फैल चुकी है। अगर तुम्हारी शादी टूट गई तो ढंग के रिश्ते भी नहीं आएंगे। पिताजी की बात सुनकर भावना जी मन में सोच कर रह जाती है। अपने पिता के स्वभाव को अच्छे से जानती थी। उनका इनकार
उनके पिता के लिए कोई मायने नहीं रखता है। पापा मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? वसुंधरा दीदी की शादी उस अरविंद सक्सेना से नहीं होगी। मुझे इनकार करके गया है ना, सजा तो उसे मिलनी चाहिए। भावना पागल मत बनो। और किस बात का घमंड और किस लिए इतना आसमान में उड़ रही हो? एक तो बैठे बिठाए इतना अच्छा रिश्ता आया और तुम फालतू का बात लेकर बैठी हुई हो। सोचो वसुंधरा कितनी सीधी है। उस घर में तुम अपने नीचे रख सकती हो और पूरे घर पर अपना हुक्म चला सकती हो। नहीं पापा, मैं उन दोनों को साथ में नहीं देख सकती हूँ। जब जब दोनों को साथ में देखूंगी मुझे अपना अपमान याद आता रहेगा। तो ठीक है, आंखों पर पट्टी बांध कर घूमना, लेकिन शादी होकर रहेगी। उन्होंने छोटे बेटे का रिश्ता इसलिए भेजा है ताकि हम उनके बड़े बेटे की शादी वसुंधरा से करवा सके। और मुझे भी इस लड़की से छुटकारा चाहिए। एक पंथ दो काज हो रहा है। चुपचाप तैयार हो लो, एक ही खर्चे में दोनों की शादी हो जाएगी। चौधरी साहब अपनी बात कहकर कमरे में चले जाते हैं। भावना जी गुस्से से सुलगती हुई बैठी रह जाती है। बहुत पछतावा होगा अरविंद सक्सेना, मुझे इनकार करके। जिंदगी भर रोने पर मजबूर नहीं कर दिया तो मेरा नाम भावना नहीं। और इसी तरह से दोनों बहनें बहुएं बनकर सक्सेना भवन में आ जाती हैं, जहाँ वसुंधरा जी पूरे परिवार को, अपने पति को दिल से अपना लेती है। वहीं भावना जी के मन में बदले की आग सुलगती रहती है। ना तो पति को अपनाती है, ना ही सक्सेना परिवार को। वसुंधरा जी का व्यवहार सबका दिल जीत लेता है और वो घर की बड़ी बहू बनने के साथ साथ सबकी लाडली बहू बन जाती है। वहीं भावना जी का घमंडी स्वभाव उन्हें सबसे अलग करती चली जाती है। बेचारे गोविंद जी बलि के बकरा बन चुके थे। बचपन से ही उन्हें सिखाया गया था शादी 7 जन्मों का बंधन होता है, जिन्हें हर हाल में निभाना होता है। अपनी पत्नी के धुतकार मिलने के बाद भी चुपचाप भावना जी के साथ अपना समय व्यतीत कर रहे थे। देखते ही देखते 1 साल बीत जाता है। घर में बच्चों की किलकारी गूंजती है। नीरज के जन्म के साथ वसुंधरा जी को सबने हथेली पर बिठा लिया था और अब भावना जी खुन्नस से बढ़ती जा रही थी। वो दोनों पति पत्नी से जलते हुए आधी होती जा रही थी। अपना घर बसाने की बजाय अपनी बहन का घर बर्बाद करने का ज़्यादा ध्यान दे रही थी। नामकरण का दिन था। फोटो खींचने के लिए वसुंधरा फोटोग्राफर आया था। पूरा परिवार साथ में था। वसुंधरा जी के गोद में छोटा सा नीरज था। बगल में अरविंद जी झुककर नीरज को दुलार कर रहे थे। तभी कैमरामैन इस खूबसूरत लम्हे को कैद कर लेता है। तस्वीर देखते हुए अरविंद जी की आंखें भर जाती है। वो बैठे हुए फिर से पुरानी एल्बम पलटने लगे थे। कितना खूबसूरत था ना वो दिन। तुम्हारे प्यार और भोलेपन ने मेरी दुनिया बदल दी थी। कितने अच्छे और सुनहरे दिन थे ना। हम, तुम और हमारा छोटा सा नीजू। फिर क्यों तुम इतने दुनिया बदल कर चली गई? क्यों कुछ सालों के लिए जिंदगी रोशन करके हमेशा के लिए अंधेरा करके चली गई? अरविंद जी तस्वीर देखते हुए बोलते हैं। बड़े पापा। रिया की आवाज़ सुनकर अरविंद जी झट से आंसू साफ कर लेते हैं। हाँ बेटा, नीचे चलिए, बड़ी माँ बुला रही है। चलो मैं आता हूँ। कितनी सुंदर है ना वसुंधरा माँ। रिया भी तस्वीर देखकर मुस्कुरा उठती है। अरविंद जी हल्के से मुस्कुरा देते हैं। सब कहते हैं मैं इन पर गई हूँ, सच में मेरा शक्ल इनके जैसा है? नहीं, तुम वसुंधरा से भी ज़्यादा सुंदर हो। अब चलो। आप अभी भी उनसे प्यार करते हैं? रिया की बात सुनकर अरविंद जी के कदम ठिठक जाते हैं। वक्त के साथ प्यार बढ़ता जाता है। फिर आप बड़ी माँ को प्यार नहीं करते हैं? अरविंद जी क्या जवाब दे, कुछ नहीं सोचता है। बड़े पापा आपने जवाब नहीं दिया। अरे पगली, वो हमारी पत्नी है तो हम प्यार नहीं करेंगे। लेकिन आप तो वसुंधरा माँ से प्यार करते हो ना। रिया, वसुंधरा की जगह अलग है और उसकी जगह कोई नहीं ले सकता है। लेकिन आराधना भी मेरी जिंदगी में अहमियत रखती है, जितनी कि वसुंधरा। अच्छा, क्या एक ही इंसान 2 इंसान से प्यार कर सकता है? रिया कंफ्यूज होते हुए पूछती है। नहीं बेटा, ये तो हालात पर निर्भर करते हैं। अगर एक इंसान 2 इंसान दूसरे से प्यार करेगा तो ये तो धोखा देना हो सकता है ना। लेकिन आप तो करते हैं। रिया, वसुंधरा इस दुनिया में नहीं है।
वो हमारी पत्नी है, कोई बाहर की नहीं है। ओह! अच्छा, वो मैं कन्फ्यूज़ हो गई थी। कोई बात नहीं। चलो, कभी-कभी तुम्हें देखकर लगता है तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी दिमाग नहीं है। पता नहीं अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा फ़ैसला कैसे कैसे तुमने ले लिया। मेरे पापा देवेश मुझसे बहुत प्यार करता है। अच्छी बात है, खुश रहो। इधर अतुल अकेले बैठा हुआ था। क्या बात है, किसकी तस्वीर देख रहा है? अर्पित की बात सुनकर अतुल बुरी तरह से हड़बड़ा जाता है। मोबाइल लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन झटके से उसके हाथ से मोबाइल नीचे गिर जाता है। अतुल मोबाइल उठाने के लिए नीचे झुकता है, लेकिन उससे पहले अर्पित नीचे झुककर मोबाइल उठा लेता है। मोबाइल पर उभरी हुई तस्वीर देखकर उसकी आंखें गहरी हो जाती हैं। ओह! तो ये रीज़न है तुम्हारे अपने घर से भागने का, अपनों से भागने का। नहीं, कोई रीज़न नहीं, मेरा मोबाइल दो। अतुल उसके हाथ से फ़ोन ले लेता है। पागल-वागल हो गया है क्या? क्या कर रहा है तू? अर्पित उसे डाँटता है। कुछ नहीं, चल मैं निकलता हूँ। अतुल अब एक रेस्टोरेंट में वेटर की जॉब कर रहा था। अतुल, अपनी लाइफ बर्बाद मत कर उसके पीछे। मैं कोई लाइफ बर्बाद नहीं कर रहा हूँ अर्पित, मैं खुश हूँ यहाँ पर। कब तक अपनी फैमिली से भागता रहेगा? मैं नहीं भाग रहा हूँ, अगले महीने सबके पास जा रहा हूँ। मतलब? रिया की शादी है और मेरी अपनी प्रॉब्लम से बढ़कर मेरी बहन है। चल अच्छा है, कुछ तो तूने ढंग का सोचा। और अब वापस आने की ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं रखने वाला हूँ तुम्हें अपने पास। जाओ अपने फैमिली के पास रहो और अपने एग्ज़ाम में प्रिपरेशन करो। लेकिन अर्पित, पागल मत बनो अतुल। 1 मिनट लगेगा मुझे तुम्हारे घर वालों को बताने में। अगर मैं तुम्हें छुपा कर रख सकता हूँ तो तुम्हें घर वालों को छुपने का ठिकाना भी बता सकता हूँ। अतुल कुछ नहीं बोल पाता है। अर्पित, बोल। जो तूने देखा वो भूल जाएगा ना? इतनी तो उम्मीद तुमसे कर सकता हूँ ना? हाँ, मैं भूल जाऊँगा यार, लेकिन बदले में तू अपनी लाइफ पर ध्यान देगा। मेरी मजबूरी है जो मैं अपने सपनों को भूल के ऐसी लाइफ जी रहा हूँ, लेकिन तुम्हें ऐसे नहीं जीने दे सकता हूँ। प्लीज़ मेरे यार, चला जा अपनी पुरानी ज़िंदगी में वापस। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा, लेकिन तू किसी को बताएगा नहीं ना? नहीं। अर्पित नाम में सर हिला देता है। अतुल उसके गले लग जाता है, आंखें नम हो जाती हैं। तेरा जैसा दोस्त ज़िंदगी में हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। चल, ज़्यादा सेंटी मत हो, मुझे निकलना है। रिया की सगाई में अतुल जा नहीं पाया था, लेकिन शादी में कैसे नहीं जाता। उसकी अपनी नाराज़गी, अपने दुख तकलीफ़ एक तरफ थी, लेकिन बहन एक तरफ थी। सब कुछ एक तरफ करते हुए रिया की शादी में जाने का मन बना लेता है। देखते ही देखते 3-4 दिन बीत जाते हैं, लेकिन नीरज धानी को दर्शन ही नहीं दे रहा था। वो पूरी तरह से मिस्टर किरोड़ी वाले के साथ मिलकर अपना बिजनेस प्लान बना रहा था। अब उसका ध्यान धानी पर से हट चुका था। फिर से वो पहले की तरह पत्थर की मूर्त बन गया था, जिसे बस अपने काम पर ध्यान देना था। सागर का नाम और धानी का वो थप्पड़ उसके अहम पर लग गया था। और वैसे भी दिन बीत रहे थे, हर बीतते दिन के साथ रिया की शादी का दिन नज़दीक आ रहा था। क्या हुआ धानी, नीरज माना कि नहीं? आराधना जी फ़ोन उठाते हुए उससे पूछती है। कहाँ मम्मी जी, ये हमसे ज़्यादा नाराज़ हो गए हैं। तो मनाने के लिए तो कहा था तुमको। उस शाम को तुमने उससे बात नहीं किया? बात तो हम तब करेंगे ना मम्मी जी, जब वो हमारे सामने आते हैं। क्या मतलब, वो उस दिन से घर ही नहीं आया? वो ठीक तो है? नकुल का नंबर है तुम्हारे पास? रुको, तुम्हारे पापा जी को बोलती हूँ नकुल को फ़ोन करने के लिए। मम्मी जी वो घर आए थे। तो फिर तुमने बात क्यों नहीं किया? वो मम्मी जी, धानी सारी राम कहानी आराधना जी को बता देती है। आराधना जी भी गहरी सोच में चली जाती है। मम्मी जी आप तो कुछ बोलिए, आप बताइए ना, हम कैसे इनसे बात करें? हमारे सोने के बाद आते हैं और हमारे जागने से पहले चले जाते हैं। धानी मायूस होते हुए बोलती है। आराधना जी सोच में डूब जाती है। हर हर महादेव दोस्तों, तो आज का भाग यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं जल्दी भाग के साथ। कमेंट के साथ मोटिवेशन कीजिए, तभी मैं जल्दी जल्दी भाग ला सकूँगी। थैंक यू। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें।